इकोनॉमिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बोला था कि हम अपनी पहली जो क्लास लेके आएंगे वो हम लोग बिल्कुल अपनी फ्री क्लासेस लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो हमने वैसे ही किया, अपनी पूरी फ्री क्लासेस लेके आए हैं। और हमारी जो पहली क्लास होगी ये हमारी इकोनॉमिक्स के ऊपर है। और इसकी इकोनॉमिक्स के बाद में फिर हम लोग अपना मार्केटिंग को कवर करेंगे, फिर उसके बाद में CRM, एंड देन हम अपना हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCIL लॉन्च करेंगे। ठीक है, आप घबराओ मत कि मतलब इतना धीरे धीरे क्लासेस आ रही हैं या अभी क्लासेस स्टार्ट करें, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं भाई। एग्ज़ाम की डेट जो है वो आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट आपकी सितंबर अक्टूबर में पहुंच गई है, मतलब अभी हमारे पास 3 से 4 महीने हैं। और इकोनॉमिक्स आपकी 1 महीने में ख़त्म होगी। अगले महीने हम लोग मार्केटिंग, और फिर उसके बाद में 10-15 दिन में CRM और वो ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से बहुत टाइम है हमारे पास में, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे एकदम डीप में जाके। ठीक है, और फिर अगर आप लोग इस क्लास में पहली बार ही जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक भी करना अगर आपको अच्छी लगे तो। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने अपनी 3 क्लासेस और भी लॉन्च करी थी इससे पहले। ठीक है, वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी हमारी 1921 की, उसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले जो है इंडियन इकोनॉमी में कितनी हमारी कह सकते हो कि कितनी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज आई 1948 से लेके। ठीक है, वो सब कुछ उसमें हमने कवर किया। वो 3 वीडियोस हैं, आप उसको जरूर देखो। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और आपको एक एक चीज़ उसमें समझ में आएगी। कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है उसका। ठीक है, और हम वही कोशिश इन वाली क्लासेस में भी करेंगे कि हमारी ये क्लासेस भी उतनी ही अच्छी रहें जितनी हमारी वो वाली थी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स के साथ में, और बिल्कुल एकदम मतलब छोटे लेवल से जाके स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, जिसको बिल्कुल इकोनॉमिक्स ई भी नहीं आता हो वो भी स्टार्ट करेगा कि भाई इकोनॉमिक्स तो इतनी ज़्यादा इजी है, मुझे पहले क्यों नहीं पढ़ी। ठीक है, तो अब हम अपनी इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में होता क्या है, देखो सबसे पहले मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बताता हूँ इकोनॉमिक्स की। डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन पे जाके नहीं, जो बुकों वाली होती है वो नहीं, इसका एक मीनिंग समझाता हूँ, कंसेप्ट की इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो क्या हुआ कि ये आपका है हाउस, आपका घर है। घर में एक हैं पापा, 3 हैं बच्चे, एक हैं मम्मी। ठीक है, सॉरी मम्मी थोड़ी अच्छी नहीं बनी। तो क्या है कि ये आपके पापा हैं। पापा क्या है, अब हम एक अच्छी उस वाली फैमिली की बात करते हैं जो अपनी इंडिया में रेगुलर जनरली होती है। तो क्या होता है कि घर में सिर्फ पापा कमाते हैं और मम्मी नहीं कमाते हैं। जनरल फैमिलीज की बात करते हैं। ठीक है, मम्मी हाउस वाइफ है इस वाले घर में, और पापा जो है वो हमारे कमा रहे हैं। ठीक है, पापा की सैलरी है 50,000 रुपीज़। ठीक, ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ मैं आपसे, 50,000 रुपीज़। ठीक, आप लोग स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, पापा आप लोग को स्कूल कॉलेज की फ़ीस दे रहे हैं। मम्मी के कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, पापा उनको पूरा करते हैं। तो पापा के पास में ले दे के मतलब महीने भर में पूरा पैसा खर्च हो जाता है। पूरा पैसा खर्च ही हो जाएगा भाई, इतनी महंगाई में आप 50,000 रुपये में 5 लोगों को पालो, पूरा पैसा खर्च हो गया आपका। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि आपके घर में 50,000 रुपये में कभी कंगाली नहीं आई। अब इसका मतलब ये है कि आपके घर में जो रिसोर्सेज थे आप उसका यूटिलाइजेशन कर रहे थे। ठीक है, आपकी मम्मी जो कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मी जो होती हैं वही घर में चीज़ों को देखती हैं कि हमको कहाँ पे कितना खर्च करना है, राशन कैसे लेके आना है। ठीक है, उन सब चीज़ों पे। लेकिन आपका जो महीना होता है वो 50,000 रुपये में पूरा ख़त्म भी हो जाता है, और आपके पास में कुछ बचता भी नहीं है हाथ में। आपकी मम्मी बोलती है कि कुछ एक पैसा नहीं बचा। लेकिन घर में ऐसी भी नौबत नहीं आती कि आपके घर में मतलब खाने के भी लाले पड़ जाए। ठीक है, अब ये क्या होता है, यही जो चीज़ है यही इकोनॉमिक्स है कि हमारे पास में जो फंड है, लिमिटेड जो फंड है भाई, आपकी वांट्स हैं कुछ। ठीक है, आप अकेले, आप एक भाई हो, आप चाहते हो कि मेरे पास में एक बाइक हो। ठीक है, आपका छोटा भाई चाहता है कि मेरे पास अपनी एक पर्सनल बाइक हो। ठीक है, बहन चाहती है कि मेरे पास अपनी एक स्कूटी हो, और मम्मी चाहती है कि भाई मेरे पास में गहने हो। ठीक है, और पापा क्या करते हैं भाई, पापा तो बस कमाते हैं और कह देते हैं कि भाई तुम लोग अपना खर्चा करो, हम तो इसी में खुश हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, आप देखो भाई को चाहिए बड़े भाई को चाहिए बाइक, छोटे भाई को चाहिए पर्सनल बाइक, और बहन को चाहिए स्कूटी। लेकिन क्या होता है कि क्या हम इन तीनों को स्कूटी, अपने अपने पर्सनल व्हीकल्स और मम्मी को गहने दिलवा सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 50,000 की सैलरी, और आपके चाहे आप कुछ भी करो आप उसमें ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं कर पाओगे। मैं तो आपको ये चीज़ बोलता हूँ कि आज अगर आप किसी भी अमीर से अमीर इंसान से जाकर मिलोगे, वो भी आपसे क्या कहेगा, आप उससे पूछे भाई किस चीज़ की प्रॉब्लम है आपको लाइफ में। अगर नहीं तो पैसा, वो बोलेगा थोड़ा सा पैसा और होता ना तो मैं अपना एक और बिजनेस खोल लेता। ठीक है, तो ये है कि फंड की कमी हर किसी के पास है, वो चाहे घर हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो। ठीक है, अब वही है कि ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, एंड जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है।
तो मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था इस वाली बात से कि हमारी जो पापा की जो सैलरी है वो 50,000 एक लिमिटेड है, बट जो हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। हमारी ऐसा नहीं है कि हमको एक बाइक मिल जाएगी तो हमारी वांट यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। हमको आज बाइक चाहिए, कल को कार चाहिए, ठीक है, उसके बाद में हमको नए नए फैशनेबल कपड़े चाहिए, फिर हमको और क्या क्या चाहिए कि जैसे हम कॉलेज जा रहे हैं तो हमको दिखावे के लिए नया फ़ोन भी चाहिए, और एक तो सिंबल ऑफ स्टेटस भी कई सारी चीज़ें बन गई कि हमको आईफोन ही चाहिए और ये वाला फ़ोन चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ से क्या होता है ना कि हमारी जो वांट्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, बट जो हमारे पास में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड ही रहते हैं। तो इसी को जो हमारे कि हम अपने वांट्स को किस तरीके से मैनेज करते हैं विद हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज, इसी का ही नाम इकोनॉमिक्स है। चीज़ में कि आपके पास में लिमिटेड रिसोर्स है, बट जो आपके वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। बट हमारी जो मम्मी हैं वो हमें पीट पाट के ये तो ये बाइक अभी दिलवाते हैं, भाई ले जूते चप्पल, और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि आपकी जो वांट्स थी वो सेटिस्फाई हो गई एक चप्पल में कि भाई अब नहीं चाहिए मुझे बाइक अपनी पर्सनल, ठीक। तो ये क्या होता है, ये हमारी वांट को सेटिस्फाई किया गया, लेकिन हमारी जो वांट्स है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती। अगर हमारी वांट सेटिस्फाई हो गई तो जो हमारा जो होल जो इकोनॉमिक जो कल्चर है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वांट्स को कभी ना ख़त्म होना चाहिए, लेकिन हाँ पैर उतनी पसारो जितनी चादर है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी कि इकोनॉमिक्स का मेन मतलब क्या है। अब हम लोग देखेंगे हमारा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। कुछ बड़े बड़े जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या डेफिनेशंस दी इकोनॉमिक्स की, ठीक है। अब हम वो देखते हैं। तो एडम स्मिथ साहब ने 1776 में एक बुक लिखी सबसे पहले, जिसका नाम था इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेज ऑफ वेल्थ ऑफ इनकम नेशंस, ठीक है। ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इससे पहले कभी इकोनॉमिक्स के ऊपर बुक नहीं लिखी गई थी, और जिस समय पे एडम स्मिथ साहब हमारे पैदा हुए थे उस टाइम पे इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट भी नहीं था, उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था। ये चीज़ याद करना कि एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। और ये बुक 1776 में थी, ये याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बट आप नोट में अपने बना के रखिए कि एडम स्मिथ ने सबसे फर्स्ट जो बुक लिखी थी वो नेचर एंड कॉसेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, सॉरी यहाँ से नाम है इंक्वायरी से, ठीक है, और नेशंस तक, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बुक का नाम है, और बुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और यही फर्स्ट बुक थी जो इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखी गई थी। इसी के बाद से ही इकोनॉमिक्स चर्चा स्टार्ट होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद से क्या हुआ, जब बुक लिखी उन्होंने तो इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का उपाधि दे दी गई। अपने नोट में लिख लीजिए, एडम स्मिथ इज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर क्या होता है कि 1776 तक इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, मतलब ब्रिटिशर्स भी इतने ज़्यादा फैले नहीं होते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे कि मतलब ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बने, हमारे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिस्ट रहे हैं इससे पहले भी, तो उसके बाद से भी। लेकिन क्या होता है कि 1776 में एक फॉर्मल, जो इसको कहते हैं फॉर्मल, एक बुक लिखी गई इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे हमारे 1776 में हमारी इंडियन इकोनॉमी भी इतनी ज़्यादा मैच्योर्ड, जिसको मैं कहूँगा, वो नहीं थी। वर्ल्ड में कोई भी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं थी कि उसको एक फॉर्मल सब्जेक्ट के रूप में देखा जाए, ठीक है। तो क्या होता है कि ब्रिटिशर्स भी नहीं फैले होते इतने ज़्यादा, मतलब ब्रिटिशर्स भी अपने ब्रिटेन में ही रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे फैलना स्टार्ट होते हैं, मतलब 17th सेंचुरी में फैलना स्टार्ट होते हैं। तो उस समय पे इकोनॉमी की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं देखा जाता। बट क्या होता है 19th सेंचुरी तक आते आते डिफरेंट कंट्रीज डेवलप कर जाती हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी को चेंज करके इकोनॉमिक्स नाम दे दिया जाता है, मतलब कि एक फॉर्मल सब्जेक्ट बना दिया जाता है इनफॉर्मल से। हमारे एडम स्मिथ साहब ने 1776 में बुक लिखी, तब से 19th सेंचुरी, मतलब आप ये मान लीजिए कि लगभग 150 साल लग गए इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स कहलाने के लिए। और इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से? इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है एक्यो। एक्यो मतलब जो बाद में चेंज होगी इको हुआ, मोमर मतलब जो नॉमिक्स हुआ, ठीक है। अब एक्यो का मतलब क्या है? ए हाउस, और मोमर का मतलब है टू मैनेज। और इकोनॉमिक्स का मेन जो मैंने आपको मतलब बताया कि अपने घर को आप किस तरीके से संभालते हो, यही इकोनॉमिक्स है मेनली। कि घर क्या है, जब हम अपने सिर्फ घर को देखते हैं तो घर क्या होता है कि हमारा 4 दीवारी वाला घर हो गया, ठीक है। मम्मी पापा बच्चे, 3 बच्चे, 5 फैमिली होगी हमारी। भाई वो लोग बुरा मत मानना जिनके घर में 2 ही भाई बहन है, तो आप लोग 4 की अपनी फैमिली मानो, ठीक है। तो हमारे 5 लोग हो गए, वो हमारी फैमिली हो गई। जब हम ऐसा स्टेट देखते हैं तो हम जैसे मान लो दिल्ली देखते हैं, तो दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में भी एक फंड आता है, बजट आता है हर साल। अब ऐसा नहीं है ना कि भाई केजरीवाल जी हमारे अनलिमिटेड फंड है उनके पास में और वो जितना मर्जी चाहे उतना खर्चा कर सके, ऐसा नहीं है। तो वो लोग भी एक मैनेज करते हैं, तो वो भी एक हाउस को मैनेज करना होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं एज ए कंट्री इंडियन बजट लेके आती हैं, सीतारमण जी बजट लेके आती हैं हर साल, ठीक है। 1 फरवरी को पता होना चाहिए, 1 फरवरी को बजट लॉन्च होता है, जो पहले मार्च में होता था, ठीक है। तो क्या होता है कि अब निर्मला सीतारमण जी बजट लेके आती हैं
ठीक है। और वो क्या करती हैं, वो भी एक ऐसा बजट लेके आते हैं जिसमें उनके खर्चे क्या होते हैं, बढ़ गए होते हैं, और जो उनकी इनकम जो होती है वो कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फंड तो भाई लिमिटेड ही है, आपके पास में इनकम का सोर्स तो लिमिटेड है। जैसे मैंने बताया, पापा तो 50,000 ही रुपये कमाएंगे, बट आपकी जो वांट्स है वो हर साल बढ़ती ही जाएंगी। ठीक है, आपको नया घर भी बनवाना है, घर पे पेंट भी करवाना है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है ना कि मैनेज करना होता है फंड को। तो यही इकोनॉमिक्स है हमारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। द वर्ड इकोनॉमिक्स वॉज यूज टू मीन होम मैनेजमेंट विद लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर पॉसिबल। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर, कि मम्मी क्या कहेंगी, मम्मी कहेंगी मेरे पास में एक पैसा नहीं बचा 50,000 में, बट घर में कंगाली भी नहीं है, आपने पूरे महीने भर खाना भी खाया और 50,000 में से एक पैसा भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या, मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर जो पॉसिबल था उसमें आपकी मम्मी ने घर को मैनेज किया। अब हम आगे चलते हैं कि फिर क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ एडम स्मिथ साहब थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी और फिर वो चले गए, ऐसा नहीं। उसके अंदर पॉल ए सैमुअल्सन आए, ठीक है, इन्होंने सबसे अच्छी डेफिनेशन दी। उसके अंदर कई सारे और भी इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी, बट सबसे अच्छी जो डेफिनेशन थी वो पॉल ए सैमुअल्सन की थी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। मैन एंड सोसाइटी जो है, मतलब मैन एक इंडिविजुअल हो गया, सोसाइटी एज अ एग्रीगेट हो गया, मतलब एज अ होल हो गया, जैसे मैंने आपको स्टेट और कंट्री के बारे में बताया। विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ठीक है, विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेज। आपके पास में अल्टरनेटिव यूजेज हैं। टू प्रोड्यूस various commodities over time and distribute them for consumption now and future among various people and groups of society। जब आप एक किसी भी इकोनॉमी की बात करते हो, मतलब मान लो कि एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब कुछ नहीं होता, ये होता है कि जितना भी आपके आसपास का एरिया है वो सब, मतलब जितना भी आपका इंटरेस्ट लाइक करता है जिस भी चीज़ में, वो एक इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, भले वो एक स्टेट हो सकता है, एक घर हो सकता है, या एक कंट्री हो सकती है, या पूरा 3-4 कंट्रीज का एक ग्रुप ले लो तो वो हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमी होती है। तो इकोनॉमिक्स का क्या कहते हैं कि आपके पास में एक इकोनॉमी है, ये एक लिमिटेड, इसमें क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वेरियस आपके पास ऑल्टरनेटिव हैं कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए। अब आप उसको मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड में किसी भी प्रोडक्ट आप चूज़ करते हो कि हमको ए प्रोडक्ट ना बना के बी प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, और यही हमारी इकोनॉमिक्स है कि हम अपनी जो सोसाइटी है और जो इंडिविजुअल जो पीपल है उसको किस तरीके से सर्व कर सकते हैं हमारे विद लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट इज़ मॉडर्न एंड वाइडर इन स्कोप। ठीक है, ये सबसे मॉडर्न और वाइडर स्कोप में थी। द डेफिनेशन टेक्स इनटू अकाउंट कंजप्शन, एक कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मैंने कई चीज़ें जल्दी जल्दी में पढ़ दी, अब चिंता मत करो, ये सब चीज़ें आगे आएंगी। ठीक है, ये सिर्फ एक डेफिनेशन है। हैंस इट इज़ द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस डेफिनेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। मतलब आज के टाइम पे जो यूनिवर्स में जो डेफिनेशन चलती है वो यही डेफिनेशन है। एड सैमुअल्सन ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में बताया कि किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो किस तरीके से हम उसको डिफरेंट ऑल्टरनेटिव चूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम कंजप्शन, अपना प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, ठीक है, उसको किस तरीके से मतलब मैनेज करें कि हमारी जो इकोनॉमी है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहे। तो ये हमारे पॉल ए सैमुअल्सन ने डेफिनेशन दी। अब इसके बाद में क्या होता है कि आगे हमारी इकोनॉमी और भी ज़्यादा ग्रो करती है। तो हमारे रैगनर एंटन किटल फ्रिश, ठीक है, वैसे इनको रैगनर फ्रिश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक साथ थे, यही थे ये जनरली, तो मेनली तो ये क्या थे, एक नॉर्वेन इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला अपने इकोनॉमिक साइंस के लिए 1969 में। ठीक है, अब आप देखो, एक काम करो कि नीचे कमेंट करके आप मुझे बताओगे कि अपने इंडिया में कितने अभी तक इकोनॉमिक्स में कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है और वो लोग कौन कौन हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अब इनको किस चीज़ के मिला, इन्होंने क्या किया 1933 में एक रिसर्च की और इन्होंने 2 इकोनॉमिक्स को बनाया, एक माइक्रो, एक मैक्रो एंड एक माइक्रो। मैक्रो का जैसे मतलब भी होता है कि बड़ा, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो बस अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा। तो बस माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटी इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बड़ी इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो 1933 में रैगनर फ्रिश ने हमारे ये चीज़ डिस्कवर की, या फिर जिसको हम कहते हैं डिस्कवर नहीं, जिसमें इन्होंने रिसर्च करके ये चीज़ खोज निकाली कि हम इकोनॉमिक्स को अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे, पूरा एक कंट्री लेवल पे, माइक्रो लेवल का मतलब छोटे लेवल पे। घबराओ नहीं अगर समझ में नहीं आ रहा, हम लोग बिल्कुल अभी इसके एक एक चीज़ में जाएंगे नीचे तक। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलें, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आए नीचे कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में जरूर बताऊँगा। फिर इसके बाद में क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब भाई
रैगनर फ्रिश साहब ने इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर दिया माइक्रो एंड मैक्रो में, बट माइक्रो में क्या क्या चीज़ें आई एंड मैक्रो में क्या क्या चीज़ें आई वो तो देखने वाली चीज़ है ना, वो हम देखेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब हुआ कि छोटी जो हमारी इकोनॉमिक्स है, तो इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट प्राइसिंग आया, फैक्टर प्राइसिंग आया एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स आई। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई जो हम पढ़ते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक समझ लीजिए आप। ठीक है, लेकिन ये चीज़ लिखने की जरूरत है कि फैगनर फ्रिश ने 1933 में रिसर्च करके माइक्रो एंड मैक्रो को 2% डिवाइड किया। फिर उसके बाद में क्या है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब बहुत ही ज़्यादा जनरल सा है कि जो हमारी सोसाइटी के लिए जो चीज़ यूज़ हो। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या चलते हैं, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स देखो क्या है, हाउस होल्ड्स, मतलब छोटे लेवल की है ना। ठीक है, सप्लायर्स, कंज्यूमर्स और फिर फाइनेंशियल फॉर्म्स। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जो हमारी, तो ये जो चीज़ है ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, ये सब चीज़ें। और फिर उसके अंदर में क्या आता है हमारा, फिर उसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही छोटे लेवल पे, कि मतलब एकदम इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग काम करते हैं इसमें। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर of individual decision making units such as consumer resources owners and firms, individual owners and individual buyer। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे काम करेगी, इंडिविजुअल ओनर, इंडिविजुअल फर्म्स एंड इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, आप गए मार्केट में, आपने कुछ भी खरीदने की चीज़ की चेष्टा करी कि मैं ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ, तो आप एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो, आप अपने आप को माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझिए। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स कब बनता है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडिविजुअल की जब भी हम स्टडी करेंगे तो वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा जरूरी होती है किसी भी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है ना, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमी में, ये नोट डाउन कर लो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। घबराने की जरूरत नहीं कि क्या चीज़ें, बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, भाई इकोनॉमी में आपके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत छोटे से एग्जांपल देता हूँ। आपके पास में क्या है, कोल, कोयला। ठीक है, कोयला क्या होता है, बिजली बनाने के लिए यूज़ होता है। और बिजली बनाने के लिए हमारे इसमें क्या चीज़ यूज़ होती है, विंड मशीन यूज़, सॉरी क्या कहते हैं उसे, विंड मिल्स यूज़ होती हैं। ठीक है, वाटर के कुछ रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमारे डैम्स वगैरह होते हैं, ये यूज़ होते हैं। तो इनसे क्या होता है, बिजली बनती है। हमारे पास में क्या क्या रिसोर्सेज हैं कि हमारे पास में कोल है। ठीक है, फिर हमारे पास में विंड मिल है, हमारे पास में सन की जो लाइट है, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, सोलर वाला। ठीक है, हमारे पास में डैम्स है। तो हमको बिजली बनानी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। देखो अब क्या है कि जैसे आपके पास में अब निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ही हमारे उसको चलाता है इकोनॉमी को। ठीक है, तो क्या है कि हमारे पास में निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण जी क्या करती हैं, निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि भाई हमारे पास में कोयले से हम या तो बिजली बना लें, समझो इस चीज़ को, या तो हम बिजली बना लें, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी, या फिर हम अपने जो हमारी फैक्ट्रीज जो होती है ना, जैसे लोहा पिघलाना और फिर उसको आकार देना, एल्यूमिनियम पिघलाना फिर उसको आकार देना, तो उसके लिए भी ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, या तो हम उसका इंडस्ट्रियल यूज़ कर लें या फिर हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी बना लें। सबसे पहली जो निर्मला सीतारमण जी के पास में प्रॉब्लम आई वो ये आई कि हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएं या फिर उसको इंडस्ट्रीज़ में दे दें। तो ये क्या हुआ, व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम आई कि भाई हम दोनों में से कौन सी चीज़ को चूज़ करें। अब चूज़ तो कोई एक ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम हमेशा यही सोच के चलेंगे, हमारे पास में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी कहते हैं भाई मैं इलेक्ट्रिसिटी बनाऊँ या इंडस्ट्रीज़ को दूँ, लेकिन फिर वो चूज़ कर लेते हैं, ठीक है चलो भाई हम सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे, मतलब हम बिजली का प्रोडक्शन करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा कम दे देंगे। फिर निर्मला सीतारमण जी के उसमें 4 आए कि भाई कोयले से बनाओ, सोलर से बनाओ, विंड मिल से बनाओ, या फिर डैम से बनाओ। ठीक है, तो उसमें निर्मला सीतारमण जी क्या कहती हैं, निर्मला सीतारमण जी कहती हैं भाई हमारे मोदी साहब 2015 में IS से साइन करते हैं, इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम 2030 तक अपने जो वो है डिपेंडेंसी जो है कोल के ऊपर उसको घटा देंगे। IS से बनाया 2016 में, उसमें
प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि हम अपनी डिपेंडेंसी जो है कोल के ऊपर उसको कम करेंगे, ठीक है, हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल से। तो निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि मैं कोल का यूज़ नहीं कर सकती, मैं बहुत मजबूर हूँ भाई, कोल को यूज़ करूँगी तो मैं अपने मोदी जी को झूठा नहीं ठहरा सकती, मैं सोलर की तरफ जाऊँगी। हाउ टू प्रोड्यूस में 4 में से निर्मला सीतारमण जी ने सोलर को ज़्यादा फाइनेंस दे दिया। मतलब उन्होंने हाउ टू प्रोड्यूस भी, पहले उन्होंने व्हाट टू प्रोड्यूस में चूज़ किया कि हम बिजली बनाएंगे, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे सोसाइटी के लिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, हमको बिजली बनानी है। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, हम सोलर से बनाएंगे। फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब हम इंडस्ट्रीज़ को कितनी दें, हम अपनी जनरल पब्लिक को कितना दें, ठीक है, उसमें डिवीज़न करेंगे। तो यही 3 चीज़ें हैं जो सेंट्रल प्रॉब्लम हर कोई इकोनॉमी फेस करती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। चीज़ समझ में आई होगी, बहुत ज़्यादा क्लियर हुई होगी। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करना और मुझसे पूछ लेना, आपको क्लियर कर दूँगा। आप ये चीज़ नोट डाउन भी कर लीजिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, 3 इकोनॉमिक हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज आर डिटरमाइंड। डिमांड एंड सप्लाई है फैक्टर जो है, उसके ऊपर ही प्राइस जो है वो डिटरमाइंड होता है, ठीक है, और वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइसेस ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज रेंट, लैंड, wages or for labor, interest for capital, profits for entrepreneur are determined, मैंने अभी आपको बताई थी, in the commodity and factor markets, ठीक है। Working of a free market economy, international trade and public finance, utilization of resources, helps in taking business decisions and useful to government। ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही होंगी कि हमारी इकोनॉमिक्स कैसे स्टार्ट हुई, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, और उसके बाद में फिर हम कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे पहुँचे, ठीक है। तो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंस है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप फिर भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे आप SSC या रेलवे किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम देते हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और आज की हम अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे, और आई होप आपको ये चीज़ें पसंद क्या समझ में आई होंगी, और जो चीज़ें भी समझ में नहीं आई वो चीज़ नीचे कमेंट करो और मुझसे पूछो, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और इस वाले चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़रूर लाइक करो। थैंक यू।